नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मिस्टर हीरो पार्ट 2। बस्ती शुरू हो गई थी। देवराज चौहान ने घोड़े की रफ्तार बहुत कम कर दी थी। अब घोड़ा चलने के ही अंदाज में आगे बढ़ रहा था। घोड़े की पीठ पर बैठे देवराज चौहान के हाथ की उंगलियों में सिगरेट सुलग रही थी। आसपास निगाहें घुमाता हुआ वह सिगरेट की कश ले रहा था। बाजार शुरू हो चुका था। सड़क के किनारे दोनों तरफ दुकानें थी। कोई हथियार की दुकान तो कोई घोड़े के साजो सामान की, कोई कपड़ों की। सिली हुई पैंट कमीजें और कैप वगैरह पड़ी स्पष्ट नजर आ रही थी। कहीं खाने पीने का सामान भरा हुआ था। देवराज चौहान घोड़े पर बैठा धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। वह निगाह में आने वाली हर चीज का जायजा ले रहा था। यहाँ के माहौल का वह खुद को आदी बनाने का प्रयत्न कर रहा था। राह में कोई इक्का दुक्का ही घुड़सवार आता जाता नजर आ रहा था। अलबत्ता राह के किनारे जगह जगह घोड़े खड़े थे। उसके ख्याल से अधिकतर घोड़े दुकान के मालिकों के होंगे। तभी सामने से रफ्तार के साथ घोड़े आते दिखाई दिए। देवराज चौहान ने अपना घोड़ा साइड में कर लिया। आने वाले चारों घोड़े रफ्तार के साथ वहां से गुजर गए। देवराज चौहान अपने घोड़े को फिर से राह के बीच ले आया। जनरेटरों की आवाजों से जैसे कान फटे जा रहे थे, परंतु इस शोर को बर्दाश्त करना भी मजबूरी थी, नहीं तो रोशनी नहीं होनी थी। घुप अंधेरे में यहाँ की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जानी थी। फिर भी अंधेरा होने की वजह से वह बस्ती का खास ज्यादा माहौल न देख पाया। तभी देवराज चौहान ने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा रुका। सड़क पर ही बहुत बड़ी लकड़ी की इमारत बनी हुई थी, जिसके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, बार डोंट होटल। भीतर से शोर और ठहाकों की मध्यम सी आवाजें बाहर तक आ रही थी और बाहर असंख्य घोड़े बंधे हुए थे। उन्हें बांधने के लिए लोहे के छोटे छोटे रेलिंग लगे थे। देवराज चौहान ने लगाम को झटका दिया और घोड़ा वहीं पर ले आया। बाहर कोई भी आदमी नहीं था। देवराज चौहान ने मुनासिब जगह घोड़ा बांधा, फिर जीन के नीचे हाथ डालकर लेदर की हीरो वाली थैली को बाहर निकाला। थैली में से कुछ हीरे निकालकर पैंट की जेब में डाले। फिर हीरो वाली लेदर की उस थैली को पैंट के भीतर पेट के साथ छिपाया और सामने नजर आ रहे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान ठिठका। उसकी सांसों से शराब और सिगरेट के धुएं की स्मेल जोरों से टकराई। वहीं खड़े खड़े देवराज चौहान ने चारों तरफ निगाह घुमाई। काफी बड़ा हॉल था यह। करीब 30 टेबलें थी और टेबल के मुताबिक उसके गिर्द कुर्सियां रखी हुई थी। कहीं 4 तो कहीं 6। लगभग कुर्सियां भरी हुई थी। स्पष्ट नजर आ रहा था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति लड़ाका था। सबने कमर पर होल्स्टर बांध रखे थे। खतरनाक चेहरे, रफ कपड़े। लगभग सभी विस्की का मजा ले रहे थे। कईयों ने देवराज चौहान को देखा, परंतु फिर अपने में व्यस्त हो गए। किसी ने भी उनके भीतर प्रवेश करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। कोई बातों में ठहाके मार रहा था तो कोई पीकर फुल हुआ नजर आ रहा था। सारे माहौल को पहचानने के बाद देवराज चौहान एक तरफ नजर आ रहे बार काउंटर की तरफ बढ़ा। टेबलों में से गुजरकर उन्हें पार करने के पश्चात वह बार काउंटर पर जाकर ठिठका। बार काउंटर पर 2 खतरनाक नजर आने वाले व्यक्ति मौजूद थे। देवराज चौहान ने यह भी नोट किया कि बतौर वेटर विस्की सर्व करने वालों की कमर में भी होल्स्टर मौजूद थे। शायद उन्हें रिवॉल्वरों की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि कोई भी नशे में आउट होकर उन्हें शूट करने की चेष्टा कर सकता था। और वैसे भी इस बस्ती में रिवॉल्वर रखना आम तौर पर रखे जाने वाले रुमाल की तरह था। काउंटर पर मौजूद खतरनाक व्यक्ति ने उसे देखा। लार्ज बैग विस्की का, देवराज चौहान ने कहा। 200 रुपये। काउंटर के पीछे मौजूद व्यक्ति ने हाथ आगे बढ़ाया। 200? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, सिंगल पैक 100 का। यह तो बहुत ज्यादा है। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। इस व्यक्ति ने होठ सिकोड़कर देवराज चौहान को घूरा। लगता है नए नए आए हो और अभी अभी जंगी बस्ती में पहुंचे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो।
जंगी बस्ती पहुँचे मुझे सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं। कुछ घंटे और बिता लो, यहाँ के सारे ताज़ा भावों से वाकिफ हो जाओगे। पैक दो। बड़ा पैक चाहिए तो 200 रुपये मिल जाएंगे। पैक तैयार करो। कीमत लेने के बाद ही बोतल का ढक्कन खोला जाता है। क्यों? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। यहाँ पर किसी का कोई भरोसा नहीं कि कौन कब मर जाए। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि पैक पीने के बाद पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन तब तक किसी की गोली उसकी जान ले लेती है। देवराज चौहान ने बारमैन के खतरनाक से दिखाई देने वाले चेहरे पर निगाह मारकर सिर हिलाया। लेकिन मेरे पास कैश तो 1 पैसा भी नहीं है। नहीं है? उसकी आंखें हैरत से सिकुड़ गई। नहीं तो फिर देर मत लगाओ। जिस दरवाजे से आए हो उसी से फौरन बाहर निकल जाओ। क्यों? यहाँ खाली जेब वालों को शूट करने में कोई नहीं हिचकता। खाली जेब वाले जंगी बस्ती में बोझ समझे जाते हैं। जल्दी करो, भागो यहाँ से। बारमैन ने तिरस्कार भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। लार्ज बैग मांगता है, लेकिन उसकी कीमत तो मैं अदा कर सकता हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। कीमत अदा कर सकते हो? वह कैसे? अपने कपड़े उतार कर दोगे? मैंने कैश के बारे में कहा है कि वह नहीं है, कुछ और तो हो सकता है। बारमैन की आंखें सिकुड़ गई। क्या कुछ और? देवराज चौहान ने जेब में हाथ डाला और छोटा सा हीरा निकालकर काउंटर पर रख दिया। बारमैन की आंखों में हैरानी उभरी। उसने जल्दी से हीरा उठाकर उसे देखा। दूसरे बारमैन का ध्यान भी हीरे की तरफ आकर्षित हुआ। उसने साथ ही बारमैन के हाथों से हीरे को लेकर चेक किया। यह तुम कहाँ से लाए हो? दूसरे बारमैन की आवाज में दिलचस्पी के भाव उभरे। बेकार के सवाल मत करो, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। बारमैन ने अपने साथी बारमैन की हथेली पर हीरा वापस रख दिया। 30-40 हजार की कीमत का है यह। साथी बारमैन ने बारमैन के कान में फुसफुसाकर कहा। अब तक हॉल में बैठे कईयों ने उस चमकते हीरे के दर्शन कर लिए थे और वे टकटकी बांधे कभी बारमैन के हाथ में मौजूद हीरे को देखते तो कभी देवराज चौहान को। पैक तैयार करो, देवराज चौहान ने कहा। मामला नहीं पटेगा। यह हीरा 20 हजार के आसपास होगा। तुम 2-4 पैक पीकर बकाया मांगोगे और ऐसा करना हमारे लिए कठिन होगा क्योंकि बार का मालिक इस समय यहाँ मौजूद नहीं है। बारमैन ने कहा। अगर तुम इसे 10 हजार में देना चाहो तो शायद मामला जम जाए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, यह हीरा अपनी जेब में रखो और मेरा बिल तुम चुकता कर देना। बारमैन हक्का पक्का रह गया। क्या कहा तुमने? हीरा मैं ले लूं? हाँ, पीने खाने और 1-2 दिन रहने का बिल तुम अपने पल्ले से दे देना। हीरा खामोशी से बारमैन की जेब में पहुंच गया और उसने बड़े से भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा पैक तैयार करके देवराज चौहान के आगे रखा, जिसे देवराज चौहान ने एक ही सांस में खत्म कर दिया। उसके बाद वह हॉल में निगाहें दौड़ाने लगा। जो हीरे को देख चुके थे उनकी निगाहें देवराज चौहान पर ही टिकी थी। नया पैक तैयार कर बारमैन ने देवराज चौहान की तरफ सरकाया। लगता है कहीं बड़ा हाथ मारकर आए हो। हाँ, उसे देखे बिना देवराज चौहान ने जवाब दिया। पैक लो, तैयार कर दिया है। बारमैन पुनः बोला। ऐसे हीरे और भी हैं तुम्हारे पास? ज्यादा मुंह मत खोलो। देवराज चौहान के लहजे में कठोरता उभरी। उसके बाद बारमैन ने इस बारे में कोई बात नहीं की। तभी देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर पड़ी, जो कि एक टेबल पर 2 लड़ाकों के साथ बैठा पी रहा था। दोनों की निगाहें मिली। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। देवराज चौहान को आशा नहीं थी कि जगमोहन जंगी बस्ती में प्रवेश करते ही सामने आ जाएगा। देवराज चौहान ने काउंटर पर रखा पैग उठाया और चुस्कियां लेने लगा। 16 घंटे घोड़े के सफर की थकावट पैग लेने के पश्चात कुछ कम सी होने लगी। तभी उस बड़ी सी टेबल से खतरनाक लड़ाका उठा। वह लंबा चौड़ा सेहतमंद था और चेहरे पर दरिंदगी से भरी जहरीली मुस्कान फैली हुई थी। उस बड़ी टेबल पर 8 कुर्सियां थी और सब पर लड़ाके बैठे थे, जो कि उसी के साथी थे। वह देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। बारमैन ने उसकी निगाहों को पहचाना। आंखों में बेचैनी के भाव उभरे।
वह ठीक देवराज चौहान के सामने आकर ठिठका। देवराज चौहान की निगाह उस पर पहले ही टिक चुकी थी। नए आए हो? उसका लहजा कठोर और खतरनाक था। हाँ, देवराज चौहान ने बेहद शराफत के साथ सिर हिलाया। मैं आबू काली का खास आदमी हूँ। नाम सुना है कि नहीं आबू काली का? हाँ, सुना था कुछ देर पहले। देवराज चौहान ने हाथ में निगाह दौड़ाते हुए एक साथ 2 घूंट पिए। वे 6 आदमी थे और तुम्हारी तरह खुद को आबू काली के आदमी कह रहे थे। उनमें से 5 को तो शूट करके घोड़ों पर लाद दिया और छठा उन घोड़ों को हाँकता हुआ आबू काली के पास ही गया होगा शायद। उसके दांत फिंच गए। यह कब की बात है? 1 घंटा होने को आ रहा है। कहाँ पर मिले थे वे? वजीरा सिंह के यहाँ। मैं वहाँ घोड़े को कुछ खिलाने पिलाने के लिए रुका था कि वे 6 वहाँ पहुँचे थे और शोर शराबा करने लगे। मजबूरन मुझे उनकी लाशों को घोड़ों पर लादकर भेजना पड़ा। तो समझो तुमने अपनी मौत को बुला लिया। वह खतरनाक हंसी हंसा। आबू काली को इस हादसे की खबर होने की देर है कि उसके आदमी तुम्हें शूट करने के लिए निकल पड़ेंगे। अगर इस घटना को बीते 1 घंटा होने को आ रहा है तो खबर आबू काली तक पहुंच गई होगी। देवराज चौहान ने पैक खाली करके काउंटर पर रखा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम मेरे सगे होते तो तब भी मैं तुम्हारी चिंता नहीं करता। क्या नाम है तुम्हारा? नाम? देवराज चौहान हौले से हंसा, फिर कश लेकर बोला, तुम्हारे उन आबू काली के आदमियों ने शूट होने से पहले मुझे नया नाम दिया था, हीरो, मिस्टर हीरो। कैसा है, चलेगा? सरासर चलेगा। वह कड़वे स्वर में बोला। मिस्टर हीरो, तुमने विस्की पीने के लिए बारमैन को हीरा दिया? हाँ, मुझे कैश रखने की आदत नहीं है। मैं अक्सर हीरे ही इस्तेमाल करता हूँ। हीरा दिखाओगे मुझे? हाँ, क्यों नहीं? देवराज चौहान ने कहा और जेब से हीरा निकालकर उसकी बड़ी हुई हथेली पर रख दिया। उसने हीरे को देखा, बेहद गौर से देखा। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। फिर तो ऐसे हीरे और भी होंगे तुम्हारे पास? हाँ। देवराज चौहान ने उसकी हथेली से हीरा उठाकर अपनी जेब में वापस डाल लिया। कितने? गिनती नहीं है, काफी छोटे छोटे हैं ना। ऐसे में गिनती कहाँ रखी जाती है? चिंता मत करो, गिनती मैं कर लूंगा। उसके स्वर में मौत के भाव झलक उठे। जवाब में देवराज चौहान हंसा। हीरे मेरे हवाले करो। क्यों? उसने फौरन होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाली और देवराज चौहान के पेट से लगा दी। क्योंकि मैंने रिवॉल्वर तुम्हारे पेट में लगा रखी है और कभी भी गोली चल सकती है। देवराज चौहान ने अपने पेट से सटी रिवॉल्वर की नाल पर निगाह मारी। कह तो तुम ठीक रहे हो। निकालो हीरे। आबू काली के आदमी हो तुम? देवराज चौहान का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। हाँ। बाहर तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के घोड़े खड़े हैं ना? देवराज ने उसके साथियों को कुर्सी से उठते देख लिया था, जो कि बेहद खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। खड़े हैं, लेकिन घोड़ों का इस्तेमाल तुम हमारी लाशों के लिए नहीं कर सकोगे। हीरे निकालो। वह गुर्राया। देवराज चौहान ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल मौत का बवंडर उठ खड़ा हुआ। जाने कब उसके हाथ में रिवॉल्वर आई और कब उसने ट्रिगर दबाया, कोई भी न देख सका। उसके पेट से रिवॉल्वर सटाए लड़ाके की ठोड़ी के नीचे से गोली ने प्रवेश किया और सिर के ऊपरी भाग से निकलकर बाहर जा गिरी। फायर के धमाके से सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गई। वह फौरन ही मर गया था। रिवॉल्वर की नाल देवराज चौहान के पेट से सटी की सटी रह गई। उसका शरीर देवराज चौहान के ऊपर गिरने लगा कि देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो वह दाईं तरफ नीचे फर्श पर जा गिरा। अगले ही पल देवराज चौहान के रिवॉल्वर से 5 शोले निकले। सारा हॉल धमाकों की आवाज से गूंज उठा। उसके साथी जो फायर करने जा रहे थे, उनमें से 5 की खोपड़ियां उड़ गई। बाकी के 2 ने फौरन टेबल गिराकर उसकी ओट ले ली। वैसे भी देवराज चौहान की रिवॉल्वर खाली हो चुकी थी। उसने फौरन चैम्बर खोला और जेब से गोलियां निकालकर चैम्बर भर लिया। अगर उस टेबल के पीछे छिपे दोनों लड़ाकों को चैम्बर खाली होने की बाबत मालूम होता तो बात ही क्या थी। परंतु देवराज चौहान की खतरनाक शूटिंग से खौफ खाकर उन्होंने टेबल की ओट में होकर एक बार भी बाहर नहीं झांका था। पैक बना, देवराज चौहान ने बारमैन से कहा।
जो सख्ती किसी हालत में खड़ा था। बारमैन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और तुरंत पैग बनाकर उसके सामने रख दिया। देवराज चौहान ने पैग उठाकर घूंट भरा। दूसरे हाथ में रिवॉल्वर थी और निगाहें उस टेढ़ी पड़ी टेबल पर जिसके पीछे वे दोनों लड़ाके मौजूद थे। तभी जगमोहन अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर चट्टान जैसी कठोरता थी। वह टेढ़ी गिरी टेबल की तरफ बढ़ा। कई टेबलों को पार करके वह उसके पास पहुंचा। दोनों लड़ाके पोजीशन की मुद्रा में टेबल की ओट लिए देवराज चौहान के पास आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद कदमों की दूरी पर खड़े जगमोहन पर उनकी निगाह न पड़ी। उसने ट्रिगर दबाया। दोनों के सिरों के पिछले भाग में गोलियां घुस गई। वे तुरंत ही नीचे लुढ़क गए। एक बार फिर हॉल में मौत से भरा सन्नाटा खिंच गया। जगमोहन रिवॉल्वर थामे हॉल में निगाहें दौड़ाते देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। इन मरने वालों का कोई भी साथी उन पर फायर कर सकता था, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देवराज चौहान ने पैग एक ही सांस में समाप्त कर दिया। जगमोहन उसके पास पहुंचकर ठिठका, चलो। कहाँ? जहां मैं हूं, मेरे पास ठिकाना है। जगमोहन की निगाहें हॉल में दौड़ रही थी। लेकिन यहाँ रहने खाने का किराया तो मैं एडवांस में दे चुका हूँ, मुस्कुराकर कहते हुए देवराज चौहान ने बारमैन को देखा। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मिस्टर हीरो? बारमैन फुसफुसाकर बोला, खिसक जाओ यहाँ से। तुमने आबू काली के आदमियों को शूट किया है। कुछ ही देर में आबू काली के ढेर सारे आदमी यहाँ होंगे। जवाब में देवराज चौहान हंसा। रहना खाना हो तो जिंदा रहने पर फिर कभी आ जाना, सेवा में मैं हाजिर रहूंगा। जगमोहन ने देवराज चौहान को वहां से चलने का इशारा किया। दोनों बाहर की तरफ बढ़े। दोनों के हाथ में रिवॉल्वरें दबी थी और निगाहें हॉल में थी। इस बारे में वे सतर्क थे कि कोई उन्हें शूट करने की चेष्टा न करे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ठीक ठाक बाहर निकल गए। रोशनियों वाला खास हिस्सा देवराज चौहान और जगमोहन पार कर आए थे। अब रास्ते में इक्का दुक्का ही जनरेटर की आवाज और रोशनी दिखाई दे जाती थी। दोनों मध्यम गति से अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। इस दौरान उनमें कोई बात नहीं हुई थी। कोई आता जाता घुड़सवार उन्हें दिखाई दे जाता था। आज फुर्सत में था, जगमोहन ने सामान्य लहजे में कहा। 2 घंटे पहले ही बार में पहुंचा था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। सिगरेट के वह कभी कभार कष्ट ले लेता था। आज अगर बार में न पहुंचता तो अभी हमारी मुलाकात में वक्त लगता। देवराज चौहान ने जगमोहन पर निगाह मारकर सहमति में सिर हिलाया। कासिया कैसा है? देवराज चौहान ने पूछा। उसी के पास टिके हो? हाँ, वह ठीक है। बेसब्री से उसे तुम्हारा इंतजार है, जगमोहन ने कहा। तुमने यहाँ किसी से झगड़ा फसाद तो नहीं किया? नहीं, यानी कि किसी की निगाहों में नहीं हो। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अभी तक तो नहीं था, परंतु उन 2 को शूट करने के पश्चात निगाहों में आ जाऊं तो जुदा बात है। मेरे ख्याल से नहीं आओगे। उस समय अधिकतर लोगों की निगाहों का केंद्र मैं था। जगमोहन खामोश रहा। कुछ आगे जाते ही जगमोहन ने घोड़े को बाईं तरफ मोड़ लिया। वह गली थी। वहां लकड़ी के छोटे बड़े घर बने हुए थे। जनरेटरों की आवाजें गूंज रही थी। आधों में रोशनी थी और आधे घरों में अंधेरा। घरों की 4 दीवारी में भी घोड़ों के बंधे होने का एहसास सबको हो रहा था। ये लोग जनरेटरों के लिए पेट्रोल डीजल कहाँ से लाते हैं? कुछ लोगों ने पेट्रोल डीजल सप्लाई करने का धंधा सेट कर रखा है। वह बाहर से लाते हैं और भारी मुनाफे पर बेचते हैं। मेरे ख्याल में जो लोग इस धंधे में हैं, सबसे ज़्यादा वही फल रहे होंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कोई मुनासिब कीमत मुकर्रर नहीं है। कीमत स्टॉक और लाने वाले के ऊपर निर्भर करती है। ऐसी चीज़ें बाहर से यहाँ तक लाना भी तो आसान नहीं। देवराज चौहान बोला। एकाएक जगमोहन हंसा। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी कि जो रास्ते में नदी पड़ती है, एक ने तो जाने कैसे यहाँ तक मिट्टी के भीतर पाइप बिछा रखी है। उसके आदमी उसके तेल को उस पाइप में डाल देते हैं, जिसका मुंह उसके ठिकाने पर निकलता है, और उसने मोटर लगा रखी है। मोटर से वह पाइप में पड़े तेल को खींच लेता है। देवराज चौहान हंसा। तुम देखना, एक दिन उनकी पाइप और भी आगे पहुंच जाएगी। तेज खोपड़ी वाला होगा वह। यहाँ तो जंगल से भी बुरा कानून है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं। जिसकी गोली पहले चल गई वह सलामत रह गया। जगमोहन बोला। यहाँ कोई कब तक जिंदा रहेगा कहना संभव नहीं।
देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। बस यहीं। जगमोहन ने एक छोटे से मकान की तरफ इशारा किया। वह कासिया का घर है। दोनों ने घोड़े उस मकान के सामने रोके। कोई गेट फाटक नहीं था। दोनों घोड़ों को भीतर ले गए और मकान के आगे की खाली जगह, घोड़ा स्टैंड जैसी जगह पर उन्हें बांधा। फिर जगमोहन ने आगे बढ़कर बंद दरवाजा खटखटाया। देवराज चौहान उसके बगल में आ खड़ा हुआ था। 2 पल उपरांत दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला 45 बरस का ऊंचा, लंबा, बेहद खतरनाक सा नजर आने वाला इंसान था। इस समय उसने बनियान और लुंगी पहन रखी थी। हाथ में रिवॉल्वर दबा था, किसी भी समय चलने को तैयार। परंतु जगमोहन को सामने देखते ही वह ढीला पड़ गया। रिवॉल्वर को उसने लुंगी के भीतर नाल ठूसकर अटका लिया। वह एक तरफ हट गया। जगमोहन के भीतर प्रवेश करने के पश्चात जब पीछे पीछे देवराज चौहान भीतर आया तो चंद पलों के लिए वह ठगा सा रह गया। हैरानी भरी आंखों से देवराज चौहान को ही देखता रह गया वह। कैसे हो कासिया? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कासिया के हैरानी भरे चेहरे को देखा। कासिया को जैसे होश आया। उसने जल्दी से खुले दरवाजे को बंद किया। तुम आ गए देवराज चौहान? उसके होठों से खुशी भरा स्वर निकला। हाँ, लेकिन तुम दोनों एक साथ कैसे? जगमोहन तो यहाँ से अकेला गया था, और फिर तुम किस दिन यहाँ पहुँचोगे, इस बात की खबर तो हमें थी ही नहीं। कासिया की आवाज में प्रसन्नता की झलक थी। यूं ही इत्तेफाक से रास्ते में मुलाकात हो गई थी, देवराज चौहान ने कहा, और आगे बढ़कर पुरानी बुरे हाल वाली कुर्सी पर जा बैठा। कमरे में 2 चारपाइयां बिछी थी। पीछे वाले कमरे की भी थोड़ी बहुत झलक मिल रही थी। एक चारपाई पर तो जगमोहन बिना कपड़े चेंज किए ही अधलेटा सा हो गया था। होल्स्टर तक भी उसने उतारने का कष्ट नहीं किया और नई सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। कासिया आगे बढ़कर दूसरी चारपाई पर जा बैठा था। बस्ती में कब पहुंचे? कासिया ने उत्सुकता से कहा। यहाँ नहाने का इंतजाम है? उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, कासिया ने फौरन सिर हिलाया। मैं मोटर चला देता हूँ। पानी की मोटर? देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ, जनरेटर की बिजली से यहाँ पानी की मोटर भी चलाई जाती है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कासिया उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां साफ सुथरा एक बेड बिछा पड़ा था और एक फोल्डिंग ठीक हालत में वहां मौजूद थी। देवराज चौहान ने होल्स्टर खोलकर कमरे के कोने में पड़ी छोटी सी तिपाई पर रखा। फिर कपड़े उतारकर दीवार में मौजूद कील पर लटका दिए। हीरों वाली लेदर की थैली को उसने लटके कपड़ों के बीच ही छिपाकर फंसा दिया था। तभी कासिया वहां पहुंचा। बाथरूम में पानी चालू है। उसे देखकर देवराज चौहान ने सिर हिलाया। फिर बोला, मेरे लिए खाने का इंतजाम करो कासिया। दिन भर सफर में रहा हूँ, बाहर घोड़े को भी कुछ दे देना। ठीक है। कासिया जैसा खतरनाक इंसान सेवकों की भांति सिर हिलाकर कमरे से चला गया। नहा धोकर देवराज चौहान फारिग हुआ। कासिया घोड़ों को पानी और चारा देकर खाना लेने बाहर जा चुका था। जगमोहन ने ही जनरेटर से पानी की मोटर का प्लग निकाला। कासिया के कपड़े पहनने के पश्चात देवराज चौहान ने पीछे वाले कमरे की चारपाई पर बैठकर सिगरेट सुलगा ली। नहाने के बाद खुद को वह काफी हद तक हल्का महसूस कर रहा था, परंतु यह जानता था कि नींद लेने के पश्चात ही थकावट जाएगी। जगमोहन ने बात करनी चाहिए कि देवराज चौहान ने उसे टोका। खाने के बाद ही बातें होंगी, अभी कुछ देर आराम कर लेने दो। जगमोहन सिर हिलाकर दूसरे कमरे में चला गया। आधे घंटे के बाद कासिया पैक खाना लेकर आ गया था। उसने लुंगी के ऊपर कमीज पहन रखी थी और कमर पर होल्स्टर बांध रखा था। एक तरफ बने किचन में से जगमोहन बर्तन ले आया। खाना तीनों के लिए था। खाने के कितने पैसे देकर आए हो? 1050 रुपये। कासिया के होठों पर मुस्कान उभरी, जबकि इतने में बाहर इंसान खाने के मामले में कितने ही दिन निकाल ले। देवराज चौहान था। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। कासिया जंगी बस्ती में रहना नहीं चाहता था, परंतु मजबूरी थी उसकी यहाँ रहना। पुलिस को उसकी भरपूर तलाश थी। वह वांटेड था, ऐसा वांटेड कि उसकी गर्दन के नाप का फंदा तक कानून ने तैयार कर रखा था। वह ढेरों बलात्कार, 50 खून और सनसनीखेज लूटपाटों का जिम्मेदार था। जब उसका शहरों में रहना दुर्भर हो गया तो आखिरकार
उसे जंगी बस्ती में पनाह लेनी पड़ी। खर्चा पानी चलता रहे, इसके लिए उसने आबू काली का लड़ाका बनना कबूल कर लिया था। बाहर से लौटने के पश्चात कासिया के चेहरे पर गंभीरता थी, कुछ बेचैन सा था वह। रह रहकर वह देवराज चौहान को देखता, परंतु जब तक खाना समाप्त नहीं हुआ वह खामोश ही रहा। देवराज चौहान उसके हाव भाव में बसी बेचैनी को बहुत पहले ही नोट कर चुका था। कासिया चाय बना ले आया। चाय का घूंट लेने के पश्चात देवराज चौहान ने कासिया को देखा। देवराज चौहान बेड पर अधलेटा सा था, जगमोहन कुर्सी पर बैठा था और कासिया नीचे ही फर्श पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया था। तुम कुछ कहना चाहते हो कासिया? देवराज चौहान ने कहा। हाँ, कासिया ने फौरन सिर हिलाया। तुम्हें शायद यहाँ पर मिस्टर हीरो नाम से जाना जा रहा है। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। आबू काली के आदमियों ने ही मुझे यह नाम दिया था। जंगी बस्ती में कदम रखते ही तुम्हारा जिक्र होना शुरू हो गया। कासिया ने उसे देखा। देवराज चौहान लापरवाही से कंधों को हिलाकर रह गया। जगमोहन ने कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। तुमने वजीरा सिंह के यहाँ आबू काली के 5 आदमियों को उड़ाया? मैंने अकेले नहीं, वजीरा सिंह साथ था मेरे। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारा ही नाम यानी कि मिस्टर हीरो का ही नाम लिया जा रहा है इस मामले में। तुम्हें वजीरा सिंह के मामले में नहीं आना चाहिए था। यह उसका और आबू काली का मामला था। यहाँ कोई किसी के मामले में दखल नहीं देता। जो देता है सबसे पहले उसे ही मार दिया जाता है और फिर आबू काली के खिलाफ सिर उठाना, वह भी जंगी बस्ती में, कोई खेल मजाक नहीं है। मेरे ख्याल में एकदम आबू काली की निगाहों में आकर तुमने ठीक नहीं किया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी, अर्थपूर्ण मुस्कान जिसका कोई मतलब था, परंतु मुंह से वह कुछ नहीं बोला। जगमोहन ने पलक की झिर्री से उसके चेहरे पर फैली मुस्कान को देखा तो मन ही मन सतर्क सा हो उठा। आंखें खोलकर फौरन सीधा हुआ और चाय का प्याला उठाकर हाथ में ले लिया। मुझे शायद यह मालूम ना होता कि तुम ही मिस्टर हीरो हो, अगर बार वाला किस्सा ना सुनता। कासिया की निगाह जगमोहन की तरफ भी उठी। तुम दोनों के हुलिये मुझे सुनने को मिले। देवराज चौहान, तुम आबू काली के 13 आदमियों को उड़ा चुके हो। यह 13 नहीं, 10। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे टोका। 3 को वजीरा सिंह ने उड़ाया था। 10-13 में कोई फर्क नहीं, परंतु नाम मिस्टर हीरो का ही लिया जा रहा है इस मामले में। कासिया ने बेचैन स्वर में कहा। यह बहुत बड़ी बात है। आबू काली के आदमियों को उड़ाना बहुत बड़ी बात है, खास तौर से यूं ही चलता फिरता कोई ऐसा काम कर दे, यह तो और बात हो गई। जंगी बस्ती में 2-3 ग्रुप और भी हैं जो आबू काली को खत्म कर देना चाहते हैं, परंतु कभी भी सफल नहीं हुए और न ही आबू काली उन्हें खत्म करने में सफल हो सका, क्योंकि वे भी ताकत रखते हैं। फिर वह ग्रुप आबू काली के जितने आदमियों को शूट करता है, आबू काली उससे ज़्यादा ही उनके आदमी उड़ाता है। बहरहाल आबू काली उसे जुदा मामला मानता है। यहाँ एक की चलेगी, वहाँ उसे 2 उखाड़ने वाले भी मौजूद रहेंगे। लेकिन कोई आम इंसान उसके आदमियों को शूट कर दे, यह बात आबू काली बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंगी बस्ती में जो भी इस बात को सुनता है, मिस्टर हीरो उसके लिए चर्चा का विषय बन जाता है। साथ में यह बात भी हर एक के होठों से निकलती है कि मिस्टर हीरो की लाश जल्द ही किसी सड़क पर पड़ी होगी। कासिया ने ठिठक कर चाय का घूंट भरा। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाहें उस पर थी। मैं खाना पैक करवाने गया तो यह सब सुनने को मिला। मालूम हो गया बाहर आबू काली के आदमी फैलते जा रहे हैं। उन्हें मिस्टर हीरो की तलाश है, या फिर उसकी भी, जिसने बार में मिस्टर हीरो का साथ देकर उसके आदमियों को शूट किया था। मतलब कि तुम दोनों की। कासिया के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम क्यों चिंता से मरे जा रहे हो? जगमोहन बोला। मुझे हर तरफ से चिंता है, कासिया ने धीमे स्वर में कहा। बाहर के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए मैं आसानी से यह बात कह सकता हूँ कि तुम जल्दी ही आबू काली के आदमियों द्वारा शूट कर दिए जाओगे। अब बच पाना कठिन है। हालात इतने विकट हो गए हैं कि तुम जिस काम के लिए आए हो वह तो पूरा हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। देवराज चौहान मुस्कुराया। कासिया, वह कल पूरा होगा। मैं कोई भी बात हरकत खामखा नहीं कर रहा। मैं अपनी योजना के हिसाब से चल रहा हूँ। जो काम मैं करने आया हूँ
उसे अकेला पूरा नहीं कर सकता, कठिन होगा, और उस काम में मैं किराए के आदमी नहीं रख सकता। इसलिए मुझे ऐसे आदमियों की ज़रूरत है जो हर हाल में उस आबू काली का खात्मा चाहते हों। सिर्फ उसकी मौत में ही उनकी दिलचस्पी हो, उसकी दौलत में नहीं, जिसमें कि मुझे दिलचस्पी है। आबू काली के और मेरे बीच का मौत का खेल होगा तो उसके दुश्मन अपना हाथ मेरी पीठ पर रखेंगे, नहीं तो कोई क्यों साथ देगा मेरा। कासिया कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर सिर हिलाकर कह उठा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। क्या? इन हालात में मैं तुम दोनों को अपने यहाँ नहीं रख सकता, कासिया ने बेचैनी से कहा। मैं भी आबू काली का लड़ाका हूँ और यह बात कभी भी खुल सकती है कि मिस्टर हीरो को मैं अपने घर पर रखे हुए हूँ। मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मैं समझता हूँ कासिया, बार बार एक ही बात को दोहराने का कोई फायदा नहीं, देवराज चौहान ने कहा। मैं खुद भी नहीं चाहता कि जो लड़ाई मैंने जानबूझकर आबू काली से शुरू की है उसमें खामखा तुम मारे जाओ। कासिया के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। चाय समाप्त होने पर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला, कासिया, तुमने जो भी बताया था उस बात को 3-4 महीने बीत चुके हैं। क्योंकि अब मैं काम के लिए आ पहुंचा हूं, इसलिए सारी बात एक बार फिर दोहरा दो, ताकि अगर कुछ भूल चुका हूं तो वह ताजा हो जाए। क्या मालूम कब कौन सी बात यहाँ पर काम में आ जाए। बम्बई में हमें मिले 4 महीने हो गए, कासिया ने कहा। वहाँ मैं आबू काली के ही काम से गया था। यह तो इत्तेफाक ही रहा कि तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने तुम्हें पहचान लिया था। कासिया के होठों पर मुस्कान उभरी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तब मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि जब जंगी बस्ती पहुंच जाऊं तो तब सारा खुलासा हाल मुझे बताना। हाँ, याद है मुझे। जगमोहन की निगाह कासिया पर ही टिकी थी। चंद क्षण खामोश रहने के पश्चात कासिया ने कहा, मैंने तुम्हें आबू काली के बारे में बताया था कि वह बहुत ही खतरनाक इंसान है और बेहिसाब दौलत इकट्ठी करके जंगी बस्ती में मौज ले रहा है। यह तो तुम जानते ही हो कि जंगी बस्ती खतरनाक अपराधियों के लिए पनाहगाह है। शायद इसे आबाद करने वाले ने भी कभी नहीं सोचा था कि कभी यह बस्ती इतनी खतरनाक बन जाएगी। इस जगह को कभी बस्ती कहकर ही पुकारा जाता था, परंतु यहाँ अपराधियों के पनाह लेने का सिलसिला शुरू हुआ और आपस में खूनी झड़पें होने लगी। ग्रुप बनाकर छोटी छोटी जंग होने लगी, तो तब इसे जंगी बस्ती के नाम से पुकारा जाने लगा। आबू काली पिछले 15 सालों से इस जंगी बस्ती में पांव जमाए हुए है कि अब उसके पांव को उखड़वाना आसान काम नहीं है। अपनी दौलत के दम पर जंगी बस्ती के खतरनाक लड़ाके उसने खरीद रखे हैं, जो कि उसका इशारा पाते ही सब कुछ कर सकते हैं। सालों से आबू काली यहाँ का सबसे ताकतवर और खतरनाक इंसान बना हुआ है। देवराज चौहान और जगमोहन का ध्यान उसकी बातों पर ही था। मैं पिछले 6 सालों से आबू काली के लिए काम कर रहा हूँ, उसके काफी करीब हूँ। उन लड़ाकों की तरह नहीं हूँ मैं, जो कि उसके लिए मरने मारने पर तैयार रहते हैं। वह मुझ पर विश्वास करता है और अपने कई जाति काम भी मुझे सौंपता है। आबू काली की खासियत है कि वह खुद अपने आदमियों को कुछ करने का ऑर्डर दे दे। उसकी इस आदत के कारण उसके आदमी हमेशा तैयार और सतर्क रहते हैं कि जाने कब आबू काली आ जाए। लापरवाह लोगों को तो वह खड़े पांव गोली से उड़ा देता है। उसका कहना है कि जब मैं तुम लोगों को ढेरों दौलत देता हूँ तो तुम लोग मेरे काम के प्रति लापरवाह क्यों होते हो। जंगी बस्ती में आबू काली की दहशत है। कासिया ने देवराज चौहान की पॉकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगा ली। 6 साल आबू काली के साथ रहते रहते यह तो मालूम हो गया था कि आबू काली के पास बेशुमार दौलत है। कभी मुझे इस बात पर विश्वास होता तो कभी नहीं, और फिर यह भी सुनने को मिलता कि आबू काली की सारी दौलत हीरो की शक्ल में है। ज़्यादा दौलत होने के कारण कैश पास में रखना वह ठीक नहीं समझता होगा, इसलिए उसने दौलत को हीरो में तब्दील कर लिया और वह हीरे उसने वहीं कहीं रखे हुए हैं जहां वह रहता है। कासिया ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। यह बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? जगमोहन ने एकाएक कहा। मैंने उन हीरो को देखा था। तुमने? हाँ, एक बार देखा था, और आबू काली ने हीरो की बाबत किसी से बात ना करने के लिए मुझे सख्ती से मना कर दिया था।
और मैंने आबू काली की बात मानी। तुम लोगों के अलावा किसी से बात नहीं की। कासिया का लहजा सर्द था। तुमने हीरे कैसे देखे? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी हुई थी। एक बार आबू काली के बुलावे पर मैं उसके यहाँ गया। आबू काली ने अपने आदमियों से कह रखा था कि मुझे फौरन सीधा अंदर भेज दिया जाए। जरूरी काम था और वह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं सीधा भीतर उसके पास जा पहुंचा। तब वह अपनी आंखों को हीरों पर टिकाए हुए अपने मन को शांति पहुंचा रहा था। वह मजबूत नीले कपड़े का गोल लंबा थैला था, 3 फीट लंबा और करीब 2.25 फीट उसका घेरा होगा। उस थैले को मैंने हीरों का आधा भरा देखा, आधे से कुछ ज्यादा ही होगा। आबू काली मुझे देखते ही सकपका उठा था, क्योंकि मैंने उन हीरों को देख लिया था जो वह किसी को नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन मैंने यही जाहिर किया कि मैं अपनी ड्यूटी से मतलब रखता हूँ और हीरों से मुझे कोई मतलब नहीं। बहरहाल आबू काली ने मुझे वार्निंग दी कि मैं हीरों का जिक्र किसी से ना करूं। मैंने सिर नवाकर हामी भर दी। कोई और होता मेरी जगह तो आबू काली अवश्य ही उसे गोली से उड़ा देता, लेकिन मैंने शुरू से ही आबू काली पर विश्वास जमा रखा था। यह बात 2 साल पहले की है। देवराज चौहान स्थिर निगाहों से कासिया को देख रहा था, जबकि हीरों के बारे में खुलासा सुनते ही जगमोहन की आंखें चमक उठी थी। आधी से ज्यादा भरी हुई थी कपड़े की वह नीली थैली। हाँ, कितने के होंगे? क्या कीमत होगी उसकी? जगमोहन ने जल्दी से कहा। कह नहीं सकता, लेकिन तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह आबू काली की पूरी दौलत थी, जो उसने जिंदगी भर लूटपाट करके इकट्ठी की थी। सोचो, कम से कम भी वह दौलत कितनी होगी? जगमोहन से कुछ कहते न बना। तुमने उसके बाद वह नीला थैला या हीरे देखे? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, यह जानने की चेष्टा नहीं की कि आबू काली हीरों के उस थैले को कहाँ रखता है। कासिया ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। ऐसी कोशिश करता तो कब का मारा जाता। तुम क्या समझते हो, आबू काली मुझे वार्निंग देकर निश्चिंत हो गया होगा? नहीं, उसने एक लंबे समय तक मुझ पर निगाह रखी होगी। जब उसे इस बात का विश्वास हो गया होगा कि मैं हीरों के बारे में कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता, उन्हें भूल चुका हूँ, तब कहीं जाकर उसे चैन मिला होगा। आबू काली को तुम बेवकूफ मत समझो। देवराज चौहान ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तुमने बारमैन को हीरा क्यों दिया? 30-40 हजार का हीरा तुमने सिर्फ विस्की पीने के लिए दे दिया। यह बात भी चर्चा का कारण बनी हुई है। कासिया ने अजीब सी स्वर में कहा। कहने वाले कह रहे थे कि जो इस तरह हीरा दे सकता है तो इसका मतलब उसके पास बहुत हीरे होंगे, मोटी दौलत होगी। तुम्हारी इस हरकत ने तुम्हारी जान को और भी खतरे में डाल दिया है। अब हर कोई कोशिश करेगा कि तुम्हें शूट करके तुमसे हीरों को छीन लिया जाए। यहाँ कोई भी दौलत अपने साथ लिए नहीं फिरता। देवराज चौहान मुस्कुराया। ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। क्यों? आबू काली ने अपनी दौलत को हीरो में तब्दील कर रखा है। यह बात तुमने मुझे बम्बई में बताई थी। मुझे अच्छी खासी याद थी कि यह बात, और यहाँ भी मैं आबू काली के हीरो वाली दौलत लूट नहीं आया हूँ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी योजना थी कि किसी तरह आबू काली के कानों तक यह बात पहुँचे कि मेरे पास बहुत हीरे हैं। ऐसे में आबू काली अवश्य चाहेगा कि वह मेरे पास मौजूद हीरों को खरीद ले। जो कैश दौलत उसने यहाँ पर धंधों से कमाई है, उसे हीरो में बदल ले। इस तरह मैं आबू काली के करीब पहुंच जाता और मालूम कर सकता था कि वह अपनी दौलत को कहाँ रखे हुए है। परंतु यहाँ पहुंचने पर आबू काली के काफी आदमी मेरे हाथों से मारे गए हैं। इसलिए जो मैं सोचकर आया था वह शायद ना हो, परंतु फिर भी मैंने खुद को इश्तिहार बनाया कि वह क्या करता है। अगर हीरों को खरीदने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो ठीक, और अगर दुश्मनी करता है तो आबू काली के दुश्मनों से मुझे दोस्ती करनी होगी। यानी कि दोनों में से कोई भी बात हो मेरे हक में ही होगी। कासिया की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर ही टिकी रही। मुझे नहीं मालूम कि तुम कामयाब हो सकोगे या नहीं। मैं कामयाबी अपने हाथ में होती है अगर समझदारी से काम लिया जाए और भरपूर कोशिश की जाए। देवराज चौहान की बात पर कासिया मुस्कुराया। अगर सितारे ही उल्टे हो जाएं तो फिर जुदा बात है। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। सितारे उल्टे होने की बात मत कर कासिया। जगमोहन बुरा समूह बनाकर बोला।
जवाब में कासिया गहरी सांस लेकर रह गया। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अबू काली की दौलत लूट पाते हो या नहीं, कासिया ही बोला। देवराज चौहान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अगर सफल रहे तो मुझे क्या मिलेगा? कासिया ने देवराज चौहान को देखा। बम्बई में तुम्हें बताया था। मैं एक बार फिर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कासिया गंभीर था। तीसरा हिस्सा। बात से फिरोगे तो नहीं? देवराज चौहान अपनी बात से नहीं फिरता, किसी भी हाल में नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, परंतु शब्दों में दृढ़ता कूट कूट कर भरी पड़ी थी। मैं जानता हूँ, कासिया ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ, तभी तो अबू काली की दौलत को लूटने का मामला तुम्हारे सामने रखा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कासिया, जगमोहन ने कहा। कासिया ने प्रश्न भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। अबू काली के पास काफी ज्यादा दौलत है और उसका तीसरा हिस्सा भी बहुत ज्यादा बनता है। इतना बड़ा हिस्सा लेकर तुम हजम नहीं कर सकोगे। फुर्सत में सोचना मेरी बात। कासिया के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। और तुम हजम कर लोगे? हाँ, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? कासिया का लहजा पूर्वता ही था। तुम स्वस्थ नहीं हो, जबकि मैं हर चीज हजम करने का दमखम रखता हूँ। दौलत हजम करने के लिए मैं स्वस्थ हूँ या नहीं, यह बात तुम अपना हिस्सा देकर आजमा सकते हो, कासिया ने कड़वे स्वर में कहा। दौलत हजम करने के मामले में मैं तुमसे ज्यादा स्वस्थ हूँ। जगमोहन कुछ कहने ही वाला था कि देवराज चौहान ने टोका। यह तो पक्का है ना कि जहाँ अबू काली रहता है, अपनी दौलत भी उसने वहीं रखी हुई है? पक्का है, कासिया विश्वास भरे स्वर में बोला, क्योंकि वहां पर उसने बेहद खतरनाक लड़ाकों को पहरे पर लगा रखा है और उनकी संख्या भी ज्यादा है, जबकि अबू काली को अपनी सुरक्षा के लिए इतने आदमियों की जरूरत नहीं। स्पष्ट है कि उसकी दौलत पर कोई हाथ न फेर ले, इसलिए ढेर सारे आदमी वहां फैले रहते हैं और किसी को भी अबू काली की दौलत की भनक नहीं हो जाए तो वही लोग अबू काली को शूट करके उसकी दौलत ले लें। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। चेहरे पर सोचों के साए उभर आए थे। कासिया और जगमोहन की निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी थी। कासिया ने सुबह 7 बजे देवराज चौहान और जगमोहन को उठाया। कासिया लड़ाके के रूप में बिल्कुल तैयार खड़ा था। दोनों ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। मैं अबू काली की ड्यूटी पर जा रहा हूँ। कासिया के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे हुए थे। मेरा ड्यूटी पर न पहुँचना ठीक नहीं होगा। तो जाओ, जगमोहन ने आंखें मलते हुए कहा। और आप लोग? कासिया ने दबे स्वर में कहकर दोनों पर निगाह मारी। उसकी बात का मतलब समझकर देवराज चौहान ने कहा, चिंता मत करो, जब तुम वापस आओगे हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। कहाँ रहोगे? यह तो मैं नहीं बता सकता, कहकर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरे पास जगह होने पर भी तुम लोग इधर उधर भटको, कासिया ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन बाहर के हालात ऐसे हैं कि मैं तुम लोगों को पास नहीं रख सकता। मैं समझता हूँ, देवराज चौहान ने कष्ट दिया। तुम्हारी दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। चंद पलों की खामोशी के उपरांत कासिया बोला, अबू काली का माल अगर तुम लोगों के हाथ लग जाता है तो मेरा हिस्सा सलामत रहेगा ना? हाँ, यह बात हम में तय हो चुकी है। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे विश्वास दिलाया। कासिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हें तीसरे हिस्से की बहुत फिक्र है, जगमोहन ने मुंह बनाया। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, कासिया हंसा। अबू काली ने तुम्हें क्या ड्यूटी दे रखी है? देवराज चौहान ने पूछा। अब कुछ भी यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आज ड्यूटी बदल दी जाएगी, कासिया ने गंभीर स्वर में कहा। क्योंकि रात जब खाना लाने बाहर गया था तो मिस्टर हीरो यानी कि तुम्हारी खास चर्चा थी, और अबू काली कभी भी यह बात पसंद नहीं करता कि जंगी बस्ती में लड़ाके के रूप में उसके सिवाय किसी और की चर्चा हो। अबू काली बस्ती में अपना दबदबा, अपना खौफ सलामत बनाए रखना चाहता है, और अब इसके लिए ज़रूरी है कि वह तुम्हारी जान ले। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वह तुम्हारे पास मौजूद हीरो में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। उसकी दिलचस्पी तुम्हारे शूट हो जाने में होगी। रात के बाद तो मैं अभी बाहर नहीं गया, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि बाहर के क्या हालात होंगे। बाहर के हालात की फिक्र मत करो,
एकाएक देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी के भाव आ गए। उन्हें तो हम आसानी से अपने हक में मोड़ लेंगे और ऐसा करने पर ही मेरी योजना सफल होगी। जब तक जंगी बस्ती के जर्रे जर्रे में मिस्टर हीरो का जिक्र नहीं होगा, तब तक आबू काली का दबाव बस्ती में बना रहेगा। मैं यह सब करके बस्ती का बड़ा लड़ाका बनकर अपनी जगह बना लेना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर मेरा साथ देने वाले पैदा हो जाएं। और जब भी मैं आबू काली की जगह धावा बोलूं, तो वे लोग मेरे साथ हों। और यह सब तभी होगा जब मैं खुद को आबू काली से बढ़िया कमांडर बनकर दिखाऊंगा। कासिया के होठों से गहरी सांस निकल गई। और अगर बस्ती में आबू काली के आदमी मुझे शूट करने की फिराक में हैं, तो यह सबसे बढ़िया मौका है मेरे लिए। मैं 2 दिन में ही बस्ती में खुद को सबसे खतरनाक लड़ाके के रूप में घोषित कर लूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता की चादर बिछी हुई थी। और अगर कासिया ने देवराज चौहान की आंखों में देखा, उनकी गोली निशाने पर बैठ गई तो? देवराज चौहान के होठों पर जहरीली मुस्कान बिखरती चली गई। तो समझना, अभी आबू काली की दौलत लूटने का समय नहीं आया था। कासिया ने जगमोहन के चेहरे पर निगाह मारी। जगमोहन के चेहरे पर वैशी भाव नाच रहे थे, आंखों में सुलगन थी। कासिया, जगमोहन गुर्राया, हम में से एक मरेगा एक वक्त में, दूसरा तो कुछ देर और जिंदा रहेगा। तो दूसरा जितनी देर जिंदा रहेगा, उतनी देर में वह जंगी बस्ती से आबू काली का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। तब बाद में तुम आबू काली की दौलत तराशते फिरना। कासिया ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। भगवान ही जाने कब क्या होने वाला है या क्या होगा। कासिया बड़बड़ाया। देवराज चौहान और जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूँ, ना मन करते हुए भी कासिया ने कहा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कासिया बोला। नहीं, कोई हथियार वगैरह चाहिए हो तो जगमोहन जानता है कहाँ पड़े हैं, सब मालूम है मुझे, तुम चिंता मत करो। कासिया उन दोनों को कई पल देखता रहा, फिर एकाएक मुस्कुराया और बाहर निकल गया। लड़ाके के कपड़ों में वह बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके जाने के बाद कई पलों तक उनके बीच खामोशी छाई रही। जगमोहन, देवराज चौहान गंभीर था। इस मामले को इतना हल्का मत लो, यह बेहद खतरनाक मामला है। मौत के इस खेल में जान जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और बचने के कम। जगमोहन के होठों पर विशैली मुस्कान उभरी। पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हूँ और यहाँ के माहौल को बहुत जांचा है मैंने। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है जैसा कि मंगोलिया की धरती पर था। मतलब कि ऐसे माहौल से मैं आसानी से निपट चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात लागू होती है, जिसकी गोली पहले चलेगी वही जिंदा रहेगा। मंगोलिया के बारे में जानने के लिए अनिल मोहन का देवराज चौहान सीरीज का रोमांचकारी उपन्यास ज्वालामुखी देखें, जो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है। ठीक कह रहे हो तुम, मंगोलिया और जंगी बस्ती के माहौल में जरा भी फर्क नहीं है। देवराज चौहान गहरी सोच में डूबा कह उठा। वहां भी हम बार बार पूरी तरह बचे थे। खुमान सिंह जैसे वहशी रेगिस्तानी डाकू से हमने कैसे टक्कर ली, कैसे उसका खजाना लूटा था, यह हम बखूबी जानते हैं। और यहाँ हमने आबू काली से निपटना है, जबकि हम अकेले हैं और आबू काली के पास एक से एक खूनी लड़ाका। जगमोहन के चेहरे पर मौत के भाव चमक उठे। इस साले आबू काली का हाल तो हम खुमान सिंह से भी पूरा करेंगे। हमारा पहला मकसद खुद को बचाना है, क्योंकि हमारी जान लेने वाले बहुत होंगे। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। और अब तक उन सब लोगों को मालूम हो गया होगा कि मैं बेशकीमती हीरे लिए घूम रहा हूँ। लोग मुझे मारकर हीरे छीनना चाहेंगे। जो आबू काली के आदमी नहीं भी होंगे, वे भी मेरे पीछे लग जाएंगे हीरों को पाने के लिए। यानी कि हर तरफ से खतरा ही खतरा, कोई भी दोस्त नहीं। अगर कासिया को आबू काली की दौलत से वास्ता न होता, उसकी निगाह तीसरे हिस्से पर नहीं होती, तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि सबसे पहले कासिया ही हमें गोली से उड़ाकर उन हीरों को हासिल करने की चेष्टा करता। यह वह जगह है जहां पर कोई भी किसी के पास दौलत होना सहन नहीं कर सकता। मालूम होते ही खून खराबा शुरू। तुम ठीक कहते हो। जगमोहन के दांत भिजे हुए थे। दोनों की निगाहें मिली, कई पलों तक मिली ही रही। जगमोहन अगर दरिंदा लग रहा था, तो देवराज चौहान वहशी। दोनों उठ खड़े हुए। अगले 1 घंटे में दोनों तैयार थे।
उनके बदन पर लड़ाकों के कपड़े मौजूद थे। दोनों ही कमर में होल्स्टर बांध चुके थे। देवराज चौहान के चेहरे पर खूंखारता सिमटी पड़ी थी। कासिया के हथियार कहाँ है? देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। दूसरे कमरे के कोने में छोटा सा थैला पड़ा है। जगमोहन अपने रिवॉल्वर का चैम्बर चेक करता हुआ बोला। देवराज चौहान दूसरे कमरे में पहुंचा। कोने में पड़ा हथियारों वाला थैला उठाकर देखा। उसमें कुछ रिवॉल्वर और एक गन पड़ी थी। देवराज चौहान ने थैले में से अपनी पसंदीदा रिवॉल्वर निकाली और थैला वहीं रख दिया। रिवॉल्वर चेक किया। तेल देकर उसे अच्छी तरह साफ और तैयार रखा था इस्तेमाल के लिए। चैम्बर खाली था। देवराज चौहान ने चैम्बर भरकर उसे घुमाया और बंद करके रिवॉल्वर को कमीज के भीतर पैंट में फंसा लिया, ऐसे कि रिवॉल्वर वहां अटकी होने से उसे कोई दिक्कत ना हो। देवराज चौहान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि जो हालात हैं उन्हें देखते हुए होल्स्टर में पड़ी एक रिवॉल्वर कम थी। दूसरी रिवॉल्वर की जरूरत कभी भी पड़ सकती थी। देवराज चौहान वापस पहुंचा। तुम्हारे पास कितनी रिवॉल्वरें हैं? देवराज चौहान ने पूछा। 2, जगमोहन ने मौत के सर्द लहजे में कहा। देवराज चौहान ने तसल्ली भरे अंदाज में सिर हिलाया। दोनों चलने को तैयार थे। चलें? देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी के भाव नाच उठे। चलो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। सबसे पहले तो बाहर जाकर नाश्ता करेंगे, जगमोहन ने दांत खींचकर कहा। नाश्ता? देवराज चौहान मौत से भरे स्वर में बोला। देखते हैं बाहर कैसा नाश्ता होता है। जगमोहन के होठों से मौत भरी हंसी निकली। कोशिश करना यहाँ से निकलते समय कोई हमें न देखे, नहीं तो ऐसा होने पर कासिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। देवराज चौहान ने गंभीर किंतु खूंखार स्वर में कहा। दोनों के घोड़े बाहर तैयार थे। कासिया ने उनके खाने पीने का प्रबंध करके उन्हें निपटा दिया था। देवराज चौहान ने हीरों की थैली को अपने कपड़ों के भीतर छिपा रखा था। दोनों की निगाहें मिली। दरिंदगी से भरे वहशी भाव थे उनकी निगाहों में। आसपास निगाहें घूमी, कहीं कोई नजर नहीं आया। चारों तरफ शांति ही छाई हुई थी। अगले ही पल वे घोड़ों की पीठ पर सवार हुए और घोड़ों को ऐड़ मारी तो घोड़े चलने के से अंदाज में कासिया के घर से बाहर आ गए। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।